हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस के बारे में। जनरली आपको पता होगा जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं तो उन रिएक्शंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो तुमको समझने की ज़रूरत है, वो है उसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस किस तरीके से हो रही है या उस प्रोसेस के होने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब द वे ऑफ द प्रोसेस, यानी कि किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए उसमें कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होंगे जिसके बेसिस पर वो रिएक्शन अपने लास्ट पॉइंट तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में हम जनरली यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होंगे और उन स्टेप्स के दौरान द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और किस तरह के चेंज रिएक्टेंट में आएंगे और रिएक्टेंट के चेंज होने के बाद किस तरह का इंटरमीडिएट बनता है, उन सभी चीज़ों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो बी रेडी, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आप एक बार समझ गए तो आपके पास एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि किसी भी तरह की जब कोई रिएक्शन आएगी तो आपको पता होता है कि इस रिएक्शन के अंदर किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी एंड जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो भी प्रोडक्ट बन के आने वाला है, उसको उस प्रोडक्ट के अंदर रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या हो सकता है और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो सकता है। ठीक, तो फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट जो हम अगर बात करें तो जनरली हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होता है कि ये हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ठीक, तो जनरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पैराफिन की, पैराफिन इनको नाम दिया गया, पैराफिन हम बोलते हैं जनरली एल्केन को, और इनको पैराफिन नाम देने का रीज़न है बिकॉज दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव। अब कोई भी चीज़ अगर लीस्ट रिएक्टिव होगी तो उसकी रिएक्शन आसानी से तो हो नहीं सकती, तो इसलिए क्या कराना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी सी कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, अनफेवरेबल या फिर ड्रास्टिक करना पड़ता है। क्योंकि अगर कंडीशंस ड्रास्टिक हो जाएंगी तो उस कंडीशन में आपको एक पॉइंट का फ़ायदा ये मिलेगा कि ड्रास्टिक होने की वजह से कि वहाँ पर आपकी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी और हम उसको थोड़ी कंडीशंस को चेंज करके उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। अब जब भी पैराफिन की रिएक्शंस होती हैं उस कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और उसमें जो रेडिएशन का सोर्स है जो जनरली यूज़ किया जाता है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पैराफिन की रिएक्शंस में या फिर एक तरीके से हम बात करें एल्कीन की रिएक्शंस में, आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोटिस करोगे वो नोटिस करने वाली चीज़ है दैट इज़ कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, ठीक, वो पहली चीज़ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट। ठीक, और जब भी आप सनलाइट के प्रेजेंट में कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो उसकी जगह पे एक सिंबल यूज़ करते हैं एच न्यू, जो डिनोट करता है किस चीज़ को, फोटोन की एनर्जी को। या फिर दूसरी चीज़ होगी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के लिए हम सिंबल लगाते हैं डेल्टा, जिसको बोलते हैं हम हीट। ठीक, इस तरीके से इन दो सिंबल्स की हेल्प से हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने की कोशिश करते हैं हमेशा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट स्टेप इसका करवाने वाले हैं तो फर्स्ट स्टेप को हम जनरली बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। तो इस चेन इनिशिएशन स्टेप में आप क्या करवाएंगे उसको हम यहाँ पर समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। लेट्स से आपका फर्स्ट स्टेप आएगा जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला स्टेप जो है ये जनरली 3 स्टेप्स को इंक्लूड करता है। पहला स्टेप होगा जिसमें हम बोलते हैं इनिशिएशन, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। दूसरा स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं प्रोपगेशन, और लास्ट स्टेप जो होगा इसके अंदर वो होगा टर्मिनेशन। यानी कि आप इस तरीके से सपोज करें कि पहले स्टेप में हमेशा क्या होती है, प्रोसेस स्टार्ट होती है और उसको हम बोलेंगे इनिशिएशन। देन उसके जस्ट बाद क्या होता है कि प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आप फाइंड आउट करोगे कि अब प्रोसेस को प्रोसीड कराना है, यानी कि आगे बढ़ाना है, जिसके लिए हम बोलते हैं प्रोपगेशन, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। देन लास्ट स्टेप आता है जिसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन स्टेप, और टर्मिनेशन स्टेप आने के बाद रिएक्शन जो होती है वहाँ पर टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो जनरली हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को
स्टार्ट करने के लिए हमको पहला स्टेप जो इंक्लूड करना है वो इनिशिएशन स्टेप को ही इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनिशिएशन को, यानी कि चेन इनिशिएशन के बारे में। चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज करें आप कोई भी हेलोजिनेशन करा रहे हैं, लेट्स से हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हो सकता है। तो चेन इनिशिएशन में हेलोजन के अंदर आपके पास ये रहा कोई हेलोजन, यानी कि ये रहा हमारे पास क्लोरीन। जब मैं हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाऊंगा या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पर होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, या समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। तो क्लीवेज, होमो का मतलब होता है सेम और लिटिक का मतलब होता है ब्रेक, टूटना, यानी कि किसी भी बॉन्ड का इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टूट जाना। यानी कि ये सा वाला जो आपका बॉन्ड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस सिंगल बॉन्ड में जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये आ गया इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा वाला ये आ गया ये। अब इन दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है जो इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया था, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये जो हो गए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गए और इन्हीं को बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो हैं ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो इंक्लूड में आएगा, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ पर जो हमारा स्टेप आएगा नेक्स्ट, उस स्टेप के अंदर जो हमारा हाइड्रोकार्बन था, लेट्स से मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोकार्बन जो है वो है मेथेन और मेरे पास फ्री रेडिकल आ गया ये सा वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये रहा मेरा फ्री रेडिकल, दैट इज़ वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दैट्स वाई ये रिएक्टिव। और ऊपर से ये क्लोरीन के ऊपर है, तो क्लोरीन के बारे में हम जानते हैं कि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब यहाँ पर इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसे, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा हाइड्रोजन इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इसका पहुँच जाएगा इस साइड पर, ये सारा इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा इस तरफ, और इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो बन के आता है कुछ ये डन HCl, और इसको बोलते हैं मेथाइल फ्री रेडिकल। यानी कि जो क्लोरीन वाला फ्री रेडिकल था उसने तो अपना बॉन्ड बना लिया HCl के साथ, और एक नया मिथाइल फ्री रेडिकल बनकर तैयार हो गया। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बन के तैयार हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन होती है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि ये मिथाइल रेडिकल है और ये जाएगा दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पर ये अटैक करेगा इस तरीके से, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा और यहाँ फिर से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, और इस तरीके से करके यहाँ पर बन के आ जाएगा आपके पास मिथाइल क्लोराइड, और एक फ्री रेडिकल फिर से निकल गया। अब फर्दर ये Cl क्या करता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाता है और वहाँ पर भी जाकर वैसे ही सिमिलर रिएक्शन करने लगता है। तो ये प्रोसेस यू विल फाइंड आउट कि ये प्रोसेस फर्दर इस तरीके से चलती रहेगी जब तक कि रिएक्शन हमारी होती जाएगी, जब तक कि ये प्रोसेस किसी भी तरीके से रुक ना जाए, ठीक। और यहाँ पर जो आप मेथाइल देख रहे हैं, इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह Cl जुड़ जाएगा। मे बी जब तक क्लोरीन अवेलेबल रहेंगे और जब तक प्रोसेस चलती रहेगी तब तक यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा डिस्प्लेस होता जाएगा, और फर्दर रिएक्शन इसी तरीके से आखिर तक जाती जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है कि ये रिएक्शन तब तक चलती हैं जब तक कि सारा का सारा रिएक्टेंट ख़त्म ना हो जाए, लेट्स से। और फिर या हम ये बात कह सकते हैं कि सारे के सारे रिएक्टेंट ख़त्म होने के साथ साथ यहाँ पर जो भी तुम्हारी रिएक्शंस की कंडीशंस थी, जिसने उस कंडीशंस को फुलफ़िल किया था या उस कंडीशन को चलाया था, वो चीज़ को हम हटा ना दें, या फिर कुछ ऐसा
मटेरियल इसमें ऐड कर दें जिससे कि हमारी रिएक्शन फर्दर रिएक्ट ही ना कर पाए और वो उस रिएक्शन को वहीं पर टर्मिनेट कर दे। ठीक, तो जो लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन के अंदर जिसको हम अभी बात करने वाले हैं वो आएगा हमारा टर्मिनेशन स्टेप। तो जब हम बात करेंगे टर्मिनेशन स्टेप की, तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन में इस स्टेप में होता है कि जो आपका रिएक्टेंट था या जो आपके फ्री रेडिकल बने, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये है और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये है, ये दोनों एक दूसरे के पास आए और ये बना लें Cl2, ये टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर CH3 फ्री रेडिकल था और दूसरा Cl फ्री रेडिकल है, ये दोनों एक दूसरे के पास आए और ये बना लें CH3Cl, देन टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर जो आपके मेथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ये मेथाइल फ्री रेडिकल्स आए एक दूसरे के पास और ये आपस में जुड़ने के बाद टर्मिनेशन स्टेप कंप्लीट कर दें, यानी कि जब सारे के सारे फ्री रेडिकल्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं तभी जाकर यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एक तरीके से और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, और उसी का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिएक्शन को इस तरीके से टर्मिनेट करने पर। ऐसी रिएक्शंस में अक्सर क्या होता है, एक मिक्सचर बनकर आता है। मिक्सचर से मेरा मतलब ये है कि जो भी रिएक्शन की लास्ट में बनकर आएगा वो पूरा का पूरा एक मिक्सचर होगा। उसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल भी होंगे, उसके अंदर क्लोराइड भी होंगे, मोनोक्लोराइड होंगे, डाइक्लोराइड होंगे, ट्राई भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं, या फिर जो भी तुमने हेलोजन हाइड्रोकार्बन यूज़ किया है, जो भी हेलोजन यूज़ किया है, उसके सभी तरह के प्रोडक्ट उसके अंदर लास्ट में आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो इन रिएक्शंस को कराने के लिए या इस तरह की कोई भी रिएक्शन जो होती हैं उन रिएक्शंस को कराने के लिए आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो उस प्योर क्वांटिटी या प्योर अमाउंट में नहीं मिल पाता। दैट्स वाई इन रिएक्शंस को बहुत कम प्रेफर किया जाता है। बाकी ये रिएक्शंस होती हैं जो एक पार्ट था दैट वी नीड टू स्टडी। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर तुम कोई रिएक्शन कराते हो, लेट्स से मैं कराता हूँ, लेट मी मेक इट क्लियर। अब मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देखेंगे। अगर तुम मीथेन के साथ रिएक्शन कराते हो क्लोराइड की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो पहला बनेगा आपके पास प्रोडक्ट जो होगा मिथाइल क्लोराइड, दूसरा बन सकता है डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा बन सकता है ट्राइक्लोरोमीथेन और लास्ट बन सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यही नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर यही प्रोडक्ट बन जाएंगे, यहाँ पे एथेन भी बन सकता है और इथेन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि फर्दर रिएक्शन चलती रहती है लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। दैट्स वाई उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से अगर मेरे पास ये होता इथेन और मैं इसकी रिएक्शन करवाता Cl2H से, और इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि मैं जब रिएक्शन करवाऊँगा तो इसके सारे हाइड्रोजन हटने तक सब एक एक जो क्लोराइड होगा वो उससे जुड़ता रहेगा। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि रिएक्शंस के लास्ट में वो लिख के दे देते हैं मोनोक्लोरिनेशन। इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल या एक ही मॉलिक्यूल जो होगा क्लोराइड का वो क्या करेगा, एक H को रिप्लेस करेगा। तो इसका प्रोडक्ट मोनोक्लोरिनेशन कराने पर आपके पास जो बन के आएगा वो आएगा क्लोरो इथेन। ठीक, लेकिन इस तरह की रिएक्शंस में इसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़े जनरल से नहीं होते, उनके अंदर थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते होंगे क्लास 12th में या फिर BSc में आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको फर्दर समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन का यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ। वो क्वेश्चन है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऑन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, यहाँ पे क्लोरीनेशन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं क्लोरीनेशन की जगह मोनोक्लोरिनेशन,
हाउ मैनी आइसोमर ऑफ लेट्स से प्रोपेन आर फॉर्म्ड। जब आप मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो कितने नंबर ऑफ प्रोपेन आइसोमर्स फॉर्म होंगे, या इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोपेन के आइसोमर फॉर्म होंगे, इसको बोलेंगे हम क्लोरोप्रोपेन आइसोमर्स फॉर्म होंगे। ठीक, तो चलो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे आएगा। लेट्स से मेरे पास एक ये है CH3 CH2 और CH3, मैंने इसका क्लोरिनेशन कराया, तो सिर्फ मुझको कराना क्या है, मोनोक्लोरिनेशन। तो जब मैं मोनोक्लोरिनेशन कराऊंगा तो ऑफकोर्स मैं कहीं से भी हटाऊँ एक ही हाइड्रोजन हटा पाऊंगा। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्बन है, इसको अभी आप ऐसे ही समझना कि मेरे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट कार्बन है, 1 2 3। अब मोनोक्लोरिनेशन कराने के लिए कहीं से भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो हम इसी को देखते हैं। लेट्स से मैं इसको 1 नंबर दे रहा हूँ, इसको 2 और इसको 3। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देता हूँ और मेरे पास ये बन के आ गया। फिर मैं दूसरे नंबर पे जोड़ देता हूँ, ये बन के आ गया, और अब मैं तीसरे नंबर पे जोड़ देता हूँ। ये रहेगा हमारा क्लोरीन, इस जगह पे ये आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ। अब नाउ लेट्स सी कि देखो इसका नाम है 1। जब भी हम काउंट करेंगे हम इसी साइड से काउंट करने वाले हैं, क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि ये तो दोनों एक ही जैसे हैं, तो हमको इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंट करना है, क्योंकि दोनों के नाम सेम है। अब दूसरा वाला जो आया है, यहाँ पर एक बार क्लोराइड आया है यहाँ पर, यानी कि ये है मेरा 2 क्लोरो वाला। अब जब मैं 2 क्लोरो की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस बात का ख़ास तौर से कि जब 2 क्लोरोप्रोपेन की बात हुई है तो इसका मतलब एक तो आइसोमर ये बनेगा मोनोक्लोरिनेशन कराने पर, और एक आइसोमर ये बनेगा मोनोक्लोरिनेशन कराने पर। यानी कि मोनोक्लोरिनेशन कराने पर जो हमारे पास प्रोपेन है उसके 2 आइसोमर बनकर आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई अगर तुम प्रोपेन का मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, अगर तुम ब्यूटेन का कराओगे तो कितने बनेंगे, और हेक्सेन का कराओगे तो कितने बनेंगे। तो ये फर्दर क्वेश्चंस जो भी होंगे वो आपको नंबर ऑफ कार्बन जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और जिनके प्रोडक्ट डिफरेंट आ सकते हैं, उसके बेसिस पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हम पेंटेन की बात करते हैं। तो पेंटेन मेरे पास ये रहा, ये मैं एक जर्नल सा बना रहा हूँ, तो इसमें आपको देखनी पड़ती है सिमेट्री। लेट्स से अगर मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन कराते देन व्हाट वुड बी द चांस। लेट्स से देखो ये कार्बन इस कार्बन की तरह है, तो क्लोरीन इधर जुड़े या इधर जुड़े, आपको इसको 1 ही बोलने वाले हैं। इसी तरीके से एक कार्बन इस कार्बन की तरह है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ से सिमेट्रिकल है, तो हम इस अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तब भी इसको 2 क्लोरो बोलेंगे अगर मोनोक्लोरिनेशन की बात करेंगे, और यहाँ जोड़ेंगे तब भी हम इस इधर से काउंट करेंगे तब भी इसको 2 ही बोलेंगे। और दूसरा कार्बन आ गया ये। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तो पहला क्लोरिनेशन के पास हमारे पास मोनोक्लोरिनेशन में चांस है कि हमारा कार्बन जुड़ेगा इस जगह पर, पहला। दूसरा चांस हमारा बनता है कि हमारा कार्बन आ जाएगा दूसरे नंबर पर, यहाँ ये हो गया दूसरा। तीसरा चांस बनता है कि हमारा कार्बन आ जाएगा अब तीसरे नंबर पर, लाइक दिस। तो यू विल फाइंड आउट कि हमारे पास कितने आइसोमर होगा, 1 2 3। अब अगर हम यहाँ पर ना जोड़कर, जैसे हमने तीसरे पे जोड़ा है, हम अगला अगर इस जगह पर जोड़ते हैं लेट्स से, तो मेरी काउंटिंग जो है वो रिवर्स होने लगेगी। रिवर्स से मतलब ये है मुझको सेम ऐसा ही प्रोडक्ट मिल के आएगा,
जिसको मैं अगर काउंट करूँगा तो फिर मैं नंबरिंग करूँगा फिर इधर से 1 2 करके। अभी मैं नंबरिंग कर रहा था इधर से 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमारे पास सिमिलर प्रोडक्ट आने लगेगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है वो प्रोडक्ट जो है रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक है, मतलब अगर आप समझेंगे तो, क्योंकि आइसोमर्स के टॉपिक को इससे अच्छा रिएक्शन को इंक्लूड करके कहीं और पर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है या पूछा जा सकता है, ठीक। ऑल द बेस्ट। अगर हम सेकंड वीडियो बनाएंगे तो हम सेकंड वीडियो बनाएंगे डिहाइड्रेशन पर। एंड अगर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू।